चंदनपुर राज्य में राजा सूरज का शासन था। राजा सूरज बहुत ही क्रूर स्वभाव का राजा था। उसके अत्याचार से उसकी प्रजा काफी समय से पीड़ित थी। एक दिन राजा सूरज राज्य के जंगल के सुंदर दृश्य को निहार रहा था कि अचानक उसके मन में एक विचार आया। मंत्री जी सुनिए, अभी अभी हमारे मन में एक बहुत बढ़िया विचार आया है। ऐसा तो बताइए ना महाराज, अपना विचार प्रकट कीजिए, कहिए। हाँ, तो मंत्री जी, अब हमने चंदनपुर राज्य के अलावा न जाने और कितने सारे राज्यों को जीत लिया है और अब हमारी इच्छा है कि हम विवाह करें। पर हाँ, हमारी इच्छा है कि हम विवाह एक ऐसी सुंदर कन्या से करें जिसकी सुंदरता की संसार में मिसाल दी जाती हो, और ऐसी सुंदर स्त्री संसार में कहीं और ना हो, वो सिर्फ हमारी रानी हो। मंत्री ये सुनकर गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर के बाद उसने कहा, महाराज, मतलब ऐसी सुंदर लड़की के बारे में शायद केवल एक बूढ़ी औरत ही बता सकती है। हैं? बूढ़ी औरत? ये तुम किसकी बात कर रहे हो मंत्री? महाराज, हमारे राज्य में ना एक बूढ़ी औरत रहती है। लोग उसे जादूगरनी कहते हैं। हालांकि वो खुद कहती है कि वो जादूगरनी नहीं है, पर उसके पास तंत्र मंत्र की चमत्कारिक शक्तियों का ज्ञान है। मुझे विश्वास है कि वो आपको बता सकती है कि ऐसी सुंदर लड़की संसार के किस कोने में मिल सकती है। राजा सूरज मंत्री से ये सुनकर प्रसन्न हो गया। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो फिर कल ही उस बूढ़ी औरत को राज दरबार में लाकर पेश करो। अगले दिन राजा सूरज दरबार में बैठे थे कि तभी मंत्री एक बूढ़ी औरत को लेकर आया। महाराज महाराज महाराज, ये है वो बूढ़ी स्त्री। अच्छा, तो तुम ही वो जादूगरनी हो? नहीं महाराज, लोग मुझे जादूगरनी कहते हैं, पर मैं जादू टोना नहीं करती। तो मंत्री ने तुम्हें हमारी इच्छा के बारे में तो बता दिया होगा, तो देर मत करो, बताओ कि संसार में ऐसी सुंदर लड़की हमें कहाँ मिलेगी जिसकी सुंदरता का कोई मोल ना हो, और ऐसी सुंदर लड़की कहीं भी ना हो, वो सिर्फ हमारी रानी बने। बताओ। बूढ़ी औरत ने अपनी आंखें बंद की और मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुछ ही देर बाद उसके हाथों से रंग बिरंगी किरणें निकलीं और एक सोने का बाल प्रकट हुआ। महाराज, कनकपुर की राजकुमारी सुंदरी, उसकी सुंदरता की मिसाल अद्भुत है। उसकी आंखों की चमक और उसके बाल सोने जैसे हैं। मैंने अपनी जादू की शक्ति से एक बाल आपको भेंट किया है। इस एक बाल को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुंदरी कितनी सुंदर होगी। राजा सूरज उस सोने के बाल को देखकर राजकुमारी पर मंत्रमुग्ध हो गया। क्या बात है, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। तो ठीक है। अब हम राजकुमारी, कनकपुर की राजकुमारी से ही विवाह करेंगे। उसी समय बूढ़ी औरत हंस पड़ी। हैं? ए बूढ़ी औरत, जादूगरनी, तुम हंस क्यों रही हो? महाराज, आपके भाग्य में सुंदरी नहीं है और कनकपुर की राजकुमारी तक तुम नहीं पहुंच पाओगे। कनकपुर राज्य एक रहस्य है। साधारण मनुष्य कनकपुर राज्य को दंत कथा मानते हैं। बहुत कम लोग मानते हैं कि ऐसा राज्य इस संसार में है। तुम्हारी वहां पहुंचने की औकात नहीं। सच ये है कि तुम एक क्रूर, डरपोक राजा हो, जो प्रजा पर अत्याचार करके
खुद को ताकतवर दिखाने का प्रयास करता है। बूढ़ी औरत की बात सुनकर राजा सूरज अपना आपा खो बैठा। उसने तुरंत तलवार निकाल ली। ओह, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे सामने हमारी ही बुराई करे। अरे मेरी औकात कितनी है ये अभी पता लग जाएगी। मैं तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। ओह! मंत्री चौंक गया। वो भी राजा सूरज के अत्याचारों से परेशान था, पर डर से कुछ बोल नहीं पाता था। मंत्री धीरे धीरे राजा के पास गया और बोला, महाराज 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 महाराज, कृपया करके मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, अपने क्रोध को शांत कीजिए महाराज, शांत कीजिए। ये एक जादूगरनी है महाराज। यदि आप इसे मार देते हैं तो कहीं इसकी आत्मा जीवन भर भटककर आपको परेशान ना कर दे। समझिए महाराज, समझिए। तो हम क्या करें मंत्री जी? हमारे हाथ इसे मारने के लिए तड़प रहे हैं। क्या करें हम? एक काम कीजिए, इसे राज्य से निकाल दीजिए। हाँ। राजा सूरज फौरन अपने सैनिकों को आदेश देता हुआ बोला, सैनिकों, इस बूढ़ी औरत को राज्य से निकाल दिया जाए और ऐलान कर दो कि अब से इस राज्य में किसी को भी इस बूढ़ी औरत की मदद नहीं करनी है। और यदि किसी ने भी इसे भोजन दिया, पानी दिया, इसकी सहायता की, तो उस पर ऐसी सजा मिलेगी उसे कि उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां तक उस सजा को याद रखेंगी। ले जाओ इसे। सैनिक बूढ़ी औरत को धक्के देकर वहां से बाहर ले गए। राजा का आदेश पूरे राज्य में फैल गया। कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं हुआ। मजबूरन बूढ़ी औरत चंदनपुर के हरियापुर गांव के जंगल में अपना डेरा बनाकर रहने लगी और जंगली फल फूल खाकर अपना गुजारा करने लगी। हरियापुर गांव में ही चंदन नाम का एक लकड़हारा रहा करता था। सुबह का समय था। चंदन अपनी कुल्हाड़ी लेकर उदास मन से लकड़ियां काटने जा रहा था। क्या हुआ बेटा? आज तेरा चेहरा इतना उदास क्यों लग रहा है? चंदन उदासी भरे स्वर में बोला। हाँ, क्या कहूँ माँ। कुछ समय पहले मैं इस गांव में एक संपन्न किसान हुआ करता था। इस गांव में सबसे अधिक खेती मेरे पिता की थी, पर साहूकार लाला राम ने बेईमानी से हमारे खेत छीन लिए और मुझे ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। मुझे लकड़हारा बना दिया। बताइए। ये सुनकर चंदन की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तभी चंदन का पिता आकर बोला, बेटा, अपने मन को हल्का कर और भगवान पर भरोसा रख। बुरे के साथ हमेशा बुरा ही होता है। साहूकार लाला राम को एक दिन उसके किए कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ेगा। हाँ। चंदन आंखों में आंसू लिए हुए कुल्हाड़ी लेकर अपने घर से बाहर चला गया। कुछ दूरी पर पहुंचते ही उसका मित्र अशोक मिल गया। अशोक भी एक लकड़हारा ही था। दोनों खुशी खुशी जंगल की ओर चले और लकड़ियां काटने लगे। हाँ, चलो मित्र, अब थोड़ा सा भोजन कर लेते हैं। उसके बाद लकड़ियों का गट्ठर बनाकर इन्हें बाजार में बेचने ले चलते हैं। अरे थक गए भाई, थक गए। और बताओ, क्या लेकर आए हो आज भोजन में? दोनों बैठकर भोजन करने लगे। चंदन रोटी का पहला निवाला खाने ही वाला था कि तभी एक बूढ़ी औरत आई और बोली, बेटा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। क्या मुझे कुछ खाने को दे दोगे? चंदन ने बूढ़ी औरत को देखा और कहा, हाँ बूढ़ी अम्मा, ये लो, मेरा पूरा खाना ले लो, मैं घर जाकर खा लूंगा। अशोक चौंक गया। अरे 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 अरे, ए चंदन, ये क्या कर रहा है तू? तू जानता भी है कि ये बूढ़ी औरत कौन है? मैं नहीं जानता। कौन है ये? अरे, ये बूढ़ी औरत एक जादूगरनी है। क्या तूने राजा सूरज का ऐलान नहीं सुना?
राजा सूरज ने कहा है कि जो भी इस जादू करने की मदद करेगा उसे हम सख्त सजा देंगे। राजा ने इस बूढ़ी औरत को राज्य से निकाल दिया है और तभी से ये जंगल में भटक रही है। इसे अपना खाना मत देना। हाँ। बूढ़ी औरत भोजन को हसरत भरी निगाहों से देखने लगी। चंदन को उस पर दया आ गई और उसने अपना सारा भोजन बूढ़ी औरत को दे दिया। अरे ये तूने क्या कर दिया? कितना भी समझाऊं मानता नहीं तू। अगर राजा सूरज को इसका पता लग गया तो तू जानता है कि तेरे साथ कैसा व्यवहार होगा। अशोक मेरे मित्र, मैं राजा सूरज से नहीं डरता। जब से राजा सूरज इस राज्य का राजा बना है उसने किया ही क्या है सिवाय प्रजा पर अत्याचार करने के, और उसने तो हद पार कर दी है। मैं किसी भूखे को अब क्या खाना भी नहीं खिला सकता क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं भूखे को भूख से तड़पते नहीं देख सकता। बस। बूढ़ी औरत ने चंदन को बहुत सारी दुआएं दी और वहां से चली गई। चंदन नहीं जानता था कि ये दृश्य दूर से ही उसके गांव का साहूकार लालाराम देख रहा था। लालाराम मुस्कुराता हुआ बोला, असली खेल तो अब शुरू होगा। मैं राजा सूरज को इस चंदन के बारे में बता दूंगा कि उसने उस बूढ़ी औरत की मदद की, जिसके लिए राज्य में ऐलान किया गया था कि उसकी मदद ना की जाए। वैसे भी जब मैंने इसकी जमीन छीनी थी, वो गांव की चौपाल में मुझे बुरा भला कह रहा था ना। अब देख बेटा, मैं तेरे साथ क्या क्या करता हूँ। अगले दिन साहूकार लालाराम राज दरबार पहुंचा और सारी घटना राजा सूरज को बता दी। राजा सूरज क्रोधित हो गया। ओह, तो उस लकड़हारे की इतनी हिम्मत कि हमारे आदेश की अवहेलना की उसने। ठीक है, उसे हम ऐसी सजा देंगे जैसा हमने कहा था कि वो जीवन भर वो याद रखेगा और उसकी 7 पीढ़ियां भी याद रखेंगी। राजा सूरज ने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, जाओ, जाकर क्या नाम है उसका, चंदन, उसको लेकर आओ। जाओ, और हाँ, चंदन के साथ साथ उसके माता पिता को भी बंदी बनाकर ले आओ। जाओ। कुछ ही देर में सैनिक चंदन और उसके माता पिता को पकड़कर ले आए। चंदन ने साहूकार लालाराम को वहां पाया और चौंक गया। चंदन, ये तुम्हारे गांव का साहूकार है जिसने शिकायत की है कि तुमने उस जादूगरनी को खाना खिलाया, जबकि हमने आदेश दिया था कि उसकी मदद ना की जाए। बोलो। चंदन गुस्से में राजा सूरज से बोला, ये साहूकार लालाराम बिल्कुल सत्य बोल रहा है महाराज। वो बूढ़ी औरत भूखी थी, इसीलिए मैंने उसे खाना खिला दिया। इसमें क्या गलत हो गया? राजा सूरज क्रोधित हो उठा। इसमें क्या गलत हो गया? इसका मतलब ये है कि तेरे लिए मेरे आदेश की कोई कीमत नहीं है, हैं? राजा सूरज ने सैनिकों से कहा, इसके माता पिता को तुरंत ही दंडित कर दो। चंदन कुछ समझ पाता उससे पहले सैनिकों ने तलवार चलाकर चंदन की माँ और पिता पर वार कर दिए। ओए, क्या करता है रे तू? लकड़हारा है ना? चल, तेरे लिए एक काम तो आसान हो गया। अपने माता पिता की चिता बनाने के लिए तुझे किसी से लकड़ी नहीं मांगनी पड़ेगी। अब तुझे समझ में आएगा कि हमने जो कहा है वो करना पड़ेगा। ले जा अपने माँ बाप के शव को। मूर्ख लकड़हारे, यही तेरी सजा है। अब तू जीवन भर पछताता रहेगा कि तूने उस बूढ़ी औरत को खाना क्यों दिया। ले जा इसको। चंदन रोता हुआ माँ बाप के शव को लेकर अपने गांव लौटा और भारी मन से उनका अंतिम संस्कार किया। कुछ दिन ऐसे ही गम में बीत गए। कुछ दिनों बाद चंदन अकेले जंगल में फिर से लकड़ियां काटने निकल पड़ा।
चंदन जंगल में लकड़ियां काटकर अपनी माँ और पिता को याद करके फूट फूट कर रोने लगा। तभी वही बूढ़ी औरत दोबारा वहां आ गई। मुझे पता चला कि राजा सूरज ने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया। काश मैं तुमसे खाना ना मांगती तो तुम्हारे माँ और पिता आज जीवित होते। नहीं 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 अम्मा, नहीं बूढ़ी अम्मा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर आप दोबारा भूखी होंगी और मुझसे खाना मांगेंगी ना, तो भी मैं आपको खाना खिलाऊंगा, भले ही राजा सूरज इस बात के लिए मेरी जान क्यों ना ले ले। अरे मेरी माँ और पिता ने तो बलिदान दिया है, बलिदान। ये सुनकर बूढ़ी औरत की आंखों में चमक आ गई। तुम तो बहुत वीर मनुष्य हो, तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इतना कहकर बूढ़ी औरत मंत्र पढ़ने लगी और अगले ही पल उसके हाथ में एक फल प्रकट हुआ। ओ, तो इसका मतलब लोग तुम्हारे बारे में जो कहते हैं वो बिल्कुल सत्य है। मतलब तुम जादूगरनी हो। हाँ, मैं जादूगरनी तो हूँ, पर अच्छाई का जादू करती हूँ। मैंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, हमेशा अपना जादू दूसरों की भलाई के लिए लगाया है, जैसे बीमारी के इलाज के लिए, कभी किसी के बुरे के लिए नहीं। ये फल खा लो, इसे खाने से तुम्हारे अंदर एक ऐसी चमत्कारी शक्ति आएगी जो तुम्हारा भाग्य बदल देगी। किस तरह की चमत्कारी शक्ति? बूढ़ी औरत रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराई। जब वो शक्ति तुम्हारे पास आएगी तो उस समय आने पर तुम स्वयं पहचान जाओगे। इतना कहकर बूढ़ी औरत वहां से चली गई। चंदन ने वो फल खा लिया और घर लौट आया। समय ऐसे ही बीतने लगा। कुछ दिन बाद चंदन जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि तभी एक पक्षी उड़ता हुआ आया और चंदन के सामने गिर पड़ा। ओ, लगता है बड़ी लंबी उड़ान भरकर आया है। बेचारा थकान और प्यास की वजह से शायद गिर गया। ओ हो। मेरी मदद करो। मैं बहुत दूर से आया हूँ, प्यास के मारे मेरी हालत बिगड़ गई और इसी वजह से मैं गिर पड़ा। चंदन चौंक गया। हे भगवान, ये तो मनुष्य की भाषा में बात कर रहा है। ये कैसे हुआ? नहीं 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 नहीं, मैं अपनी ही आवाज में बोल रहा हूँ, पर शायद मेरे अंदर कोई ऐसी शक्ति है जिससे तू मेरी भाषा समझ पा रहा है। मदद करो। चंदन को तुरंत जादूगरनी की बात याद आ गई। ओ, तो इसका मतलब जादूगरनी ने जो फल दिया था उसे खाने से मुझे जानवरों और पक्षियों की भाषा समझने की शक्ति मिल गई है। ये सब मुझे नहीं पता। अगर तू मुझे पानी पिलाएगा तो मैं तुझे एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जिसे अब तक मनुष्य दंत कथाएं समझते हैं। पानी पिला दे। चंदन पक्षी के पास गया। उसके मुंह में एक सोने का बाल था। इस बाल को पकड़ लो। ये तो किसी लड़की का बाल लगता है। हाँ, ये कनकपुर की राजकुमारी सुंदरी का बाल है। राजकुमारी सुंदरी की सुंदरता संसार में एक मिसाल है। मैं तुम्हें कनकपुर जाने का रास्ता बता सकता हूँ, पर पहले पानी तो पिलाओ। क्या प्यासा मर जाऊंगा क्या? चंदन तुरंत नजदीकी तालाब की ओर दौड़ा, कलश में पानी भरकर वापस आया और पक्षी को पानी पिलाया। अब अच्छा लग रहा है। तूने मेरी मदद की। अब मेरी बात ध्यान से सुन।
इस जंगल की दाहिनी दिशा की ओर बढ़ता जा। बहुत दूर पैदल चलने के बाद तुझे एक नदी दिखेगी। उस नदी को पार कर और आगे बढ़ता रह जब तक एक घाटी ना आ जाए। उस घाटी के पार कनकपुर राज्य है। ये एक जादुई राज्य है। वहां के वासी और सैनिक बाहरी मनुष्यों का आना पसंद नहीं करते। इसीलिए तू ये राजकुमारी का बाल दिखाना और उनसे कहना कि इस जंगल का एक पक्षी है, उसने ये बाल तुझे दिया है। इससे तू जीवित बच जाएगा। ये सब तो ठीक है, पर ये बताओ कि वहां मुझे जाकर फायदा क्या होगा? मतलब मैं क्यों जाऊं? जब तू राजकुमारी सुंदरी को देखेगा तो सब कुछ भूल जाएगा। और हाँ, वो एक जादुई राज्य है। तू वहां से कोई ऐसा शस्त्र भी ला सकता है जिसका सामना तुम्हारे राज्य का राजा ना कर सके। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे राज्य के राजा के अत्याचार से प्रजा कितनी पीड़ित है। तुम उस शस्त्र से अपने राजा का अंत कर सकते हो। इतना कहकर वो पक्षी उड़ता हुआ वहां से चला गया। चंदन घर चला गया। उसके दिमाग में पक्षी की सारी बातें गूंज रही थीं। वो सुबह तक जागता रहा। हाँ, अगर ऐसी बातें सच हैं तो फिर मैं कनकपुर राज्य जरूर जाऊंगा। राजकुमारी से मैं मिलूं या ना मिलूं, पर वहां से ऐसा शस्त्र लेकर आऊंगा जिससे मैं राजा सूरज का हमेशा हमेशा के लिए अंत कर सकूं। उससे मैं अपने माँ बाप का ही नहीं, इस राज्य के हर पीड़ित का बदला लूंगा मैं उससे। हाँ। ये विचार आते ही चंदन निकल पड़ा। घने जंगल की ओर चल दिया। वो कई दिनों पैदल चलता रहा। भूख और प्यास की वजह से वो कमजोर हो चुका था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। काफी दिनों के बाद चंदन एक बहुत विशाल नदी के पास पहुंचा। वहां एक मछुआरा अपनी नाव के पास बैठा था। नमस्ते भैया, क्या मुझे नदी के पार छोड़ देंगे क्या? अरे, तुम पागल वागल हो गया है क्या? नदिया के पार जंगली राक्षस और पिशाच रहता है। कहते हैं उस जंगल के आगे एक बहुत विचित्र घाटी है जिसे लोग घाटी का जंगल कहते हैं। आज तक जो गया है ना, वो बौचकर वापस नहीं आया। तुम क्यों जाना चाहता है? देखिए, मैं जानता हूँ, ये सारी बातें मैं जानता हूँ, लेकिन मैं जाना चाहता हूँ। कृपया करके मेरी सहायता कर दो। बस मुझे वहां छोड़ दो। गजब पागल है भाई। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। अगर तुम्हें वहां जाने का इतना ही शौक है तो जा भाई, हमको क्या है, जा। चंदन नाव में बैठा। मछुआरा उसे दूसरे किनारे पर छोड़कर वापस चला आया। चंदन जंगल की ओर बढ़ा। बहुत दूर पैदल चलने के बाद वो पूरी तरह निढाल था। भूख से दम टूट रहा था। चंदन की नजर एक वृक्ष पर लटके फलों पर पड़ी। वो फल तोड़ने चला ही था कि उसे पीछे से दो गिलहरियों की फुसफुसाहट सुनाई दी। यहाँ मनुष्य डर के कारण नहीं आते, पर देखो, एक मनुष्य आ गया है और वो उस फल की ओर बढ़ रहा है। वो फल जहरीला है। अगर वो फल खाएगा तो मर जाएगा। हम क्या करें? हम तो उसे कुछ कह भी नहीं सकते। वो हमारी भाषा ही नहीं समझेगा। चंदन उन दोनों के पास गया और कहा, देखो, मैं तुम दोनों की भाषा समझ सकता हूँ। अरे, इसका मतलब तुम साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि जादुई मनुष्य हो जो हमें समझता है। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ गिलहरियां ही नहीं, मैं हर पक्षी और जानवर की भाषा समझ सकता हूँ। देखो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मेरी कुछ मदद करो। गिलहरियां मुस्कुराईं और एक दूसरे पेड़ की ओर इशारा करने लगीं। वहाँ पेड़ पर जो फलों के गुच्छे लगे हैं वो ताजा है और जहरीले नहीं। तुम उन्हें खाकर अपनी भूख मिटा सकते हो। वो बहुत रसीले हैं
खाने के बाद प्यास की शिद्दत भी महसूस नहीं होगी। चंदन खुश होकर फल तोड़कर खाने लगा। जब पेट भर गया तो कुछ देर विश्राम किया और आगे बढ़ा। काफी पैदल चलने के बाद अचानक जमीन हिलती हुई महसूस हुई। ओह, अरे हे भगवान, ये क्या हुआ? चंदन डर गया। तभी एक विशाल प्राणी आकर धाराशायी हो गया। वो एक अत्यंत घायल विशाल चील थी। उसके शरीर से रक्त बह रहा था। वो कराह रही थी। काश मैंने उस राक्षस को चुनौती ना दी होती तो मेरा ये हाल ना होता। उस राक्षस ने मुझे सीधा वहां से गिरा दिया। अब मैं चल फिर भी नहीं पा रही। चंदन उस विशाल चील के पास गया। ओह, तुम तो बहुत ज्यादा घायल हो। बताओ, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी भाषा समझ सकते हो। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं शुक्रगुजार रहूंगी। विशाल चील ने पहाड़ी की ओर इशारा किया। पहाड़ी पर जाकर तालाब के किनारे तुम्हें विचित्र किस्म की जड़ी बूटियां मिलेंगी। उन जड़ी बूटियों को तोड़कर मेरे पास ले आओ। वो जड़ी बूटियां चमत्कारिक हैं। अगर तुम उन्हें मेरे जख्म पर लगाओगे तो मेरे जख्म ठीक हो जाएंगे। और हाँ, वो जड़ी बूटियां किसी भी गंभीर बीमारी को भी ठीक कर सकती हैं। किसी भी रोगी को खिलाने पर वो ठीक हो जाएगा। चंदन तुरंत विशाल चील की बताई हुई पहाड़ी की ओर चल पड़ा। चंदन पहाड़ी पर पहुंचा। वहां तालाब के किनारे बड़ी विचित्र जड़ी बूटियां उगी हुई थीं। आहा, अगर ये जड़ी बूटियां कुछ बचाकर मैं अपने पास रख लूं तो मेरे तो और भी काम आ सकती हैं। हाँ, रख लेता हूं इसे। चंदन ने एक पोटली बनाई और जड़ी बूटियां उसमें भरकर घायल चील के पास लौट आया। उसने जैसे ही जड़ी बूटियां उसके जख्मों पर लगाई, चील स्वस्थ हो गई। हे मनुष्य, अगर तुम नहीं होते तो आज मेरे प्राण चले जाते। वैसे तुम कौन हो और इस भयानक जंगल में क्या कर रहे हो? मैं चंदन हूँ। और तो तुम कनकपुर राज्य जाना चाहते हो? अच्छा है, नियति ने तुम्हें मुझसे मिला दिया, क्योंकि कनकपुर जाने का रास्ता यहाँ से घाटी के आगे है। वहाँ राक्षस और दैत्य रहते हैं जो किसी को भी जीवित नहीं छोड़ते। लेकिन तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हें वहां तक पहुंचाऊंगी। मेरे पांव पकड़ लो। चंदन ने चील के पांव पकड़ लिए। चील ने अपने विशाल पंख फैलाए और घाटी के पार उड़कर चंदन को एक सुंदर नगर की सीमा पर उतार दिया। मेरा वचन पूरा हुआ। दोबारा लौटना हो तो बस मन ही मन मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। ये कहकर चील उड़ गई। चंदन उस नगर को देखने लगा। तभी दो सैनिक वहां आ पहुंचे। तुम तो हमारे राज्य के नहीं लगते। हाँ, मैं चंदन नगर का वासी हूँ। सैनिकों ने उसे तुरंत पकड़ लिया और सोने के महल में ले गए। वहां एक मंत्री बैठा था। मंत्री जी, ये देखिए, ये व्यक्ति हमारे राज्य का नहीं है। हाँ, इसकी तो शक्ल से ही स्पष्ट है। बता भाई, कौन है तू? ये देखिए, ये राजकुमारी सुंदरी का सोने का बाल है। मुझे एक पक्षी ने दिया था। इतना बोलकर चंदन सारी घटना मंत्री को बताने लगा। मंत्री ये सुनकर चौंक गया। लेकिन कनकपुर राज्य में साधारण मनुष्य नहीं पहुंच सकता। तू अवश्य ही कोई विशेष है। पक्षियों और जानवरों की भाषा समझना किसी साधारण मनुष्य का काम नहीं है। मैं तुझे राजकुमारी सुंदरी से मिलवाऊंगा। ठीक है, चल मेरे साथ। मंत्री चंदन को उस कक्ष में ले गया जहां राजकुमारी सुंदरी बैठी थी।
चंदन ने जब उसे देखा तो स्तब्ध रह गया। उसके बाल सोने के, आंखें नील जैसी और चेहरा बर्फ सा सफेद था। राजकुमारी प्रणाम स्वीकार करें। राजकुमारी, यह मनुष्य चंदन नगर से होते हुए यहाँ तक पहुँचा है। ये साधारण नहीं है। ये पक्षियों और जानवरों की भाषा समझ सकता है। ये हमारी मदद कर सकता है। क्या मदद? कैसी मदद? कुछ समय पहले हमारे पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। हमने असंख्य साधु संत और जादूगर बुलाए, पर कोई भी उन्हें ठीक नहीं कर सका। हम बहुत निराश हैं। चंदन को अचानक अपनी जड़ी बूटियों की याद आई। हाँ राजकुमारी, मैं आपके पिता को स्वस्थ कर सकता हूँ। अगर ऐसा हुआ तो मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, यदि विवाह करूंगी तो तुमसे ही करूंगी। तो मुझे उनके कक्ष में ले चलिए। मंत्री और राजकुमारी चंदन को राजा के पास ले गए। चंदन पोटली से जड़ी बूटियां निकालकर राजा को खिलाता है। अचानक राजा का शरीर रंग बिरंगी आभा से चमक उठा। वो स्वस्थ होकर उठ खड़ा हुआ। हाँ, ये चमत्कार कैसे हुआ? कैसे हुआ ये चमत्कार? ये सब इस दूर से आए चंदन की वजह से हुआ है महाराज। हाँ, वाह 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 वाह, तुमने वर्षों की बीमारी पल भर में दूर कर दी। हम अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करेंगे। राजकुमारी सुंदरी और चंदन का विवाह धूमधाम से हुआ। विवाह के बाद चंदन राजमहल में राजकुमार जैसा जीवन व्यतीत करने लगा और अपनी सुंदर पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। एक दिन चंदन उदास बैठा था तो फिर राजकुमारी सुंदरी उसके पास आकर बैठ गई और मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हैं? हाँ राजकुमारी, आपसे विवाह करने के बाद मैं कुछ समय के लिए अपनी दुनिया को भूल गया था, परंतु अब आज मुझे अचानक से याद आया कि मैं यहाँ किसी और मकसद के लिए आया था। मैं आपसे विवाह करने के लिए यहाँ पर नहीं आया था, बल्कि मैं तो अपने राज्य के अत्याचारी राजा से प्रजा को मुक्त कराने के लिए आया था। इतना कहकर चंदन ने अपने जीवन की सारी घटना राजकुमारी सुंदरी को सुनाई। ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया? चलो मेरे पिता के पास चलते हैं। राजकुमारी सुंदरी चंदन को अपने पिता के पास ले आई और सारी घटना बता दी। ओह, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक ऐसी तलवार दूंगा चंदन, जिससे तुम अपने राज्य के राजा का आसानी से अंत कर सकोगे। इस तलवार से ऐसी बिजली निकलेगी कि वो राजा पल भर में राख हो जाएगा। राजा ने एक और वस्तु दी। ये देखो, मैं तुम्हें एक जादुई चटाई भी देता हूँ। इससे तुम अपनी पत्नी सुंदरी को लेकर सीधे चंदन नगर पहुंच जाओगे। राजा का अंत करने के बाद तुम वहां के राजा बन जाना, और अगर कभी तुम्हें हमारी याद आए तो इस चटाई के जरिए हमारे पास चले आना। चंदन प्रसन्न हो गया। राजा ने चंदन को एक तलवार और एक चटाई दे दी। चंदन और राजकुमारी सुंदरी चटाई पर बैठे और कुछ ही देर में चटाई हवा में उड़ चली। चंदन नगर का राजमहल सामने था। चटाई सीधे महल के अंदर उतरी। हाँ, आहा, ये तो वही राजकुमारी लगती हैं जिसके बारे में हमें उस जादूगरनी ने बताया था। ये तेरे साथ क्या कर रही हैं? और तेरे पास ये उड़ने वाली चटाई कहां से आई? वाह राजा सूरज, अब ये मेरी पत्नी है। ओह, इसका मतलब कि उस बूढ़ी ने तेरी मदद की। वो चाहती तो मेरी भी मदद कर सकती थी। अब बात करने का समय नहीं है राजा सूरज,
तेरे अत्याचारों के दिन समाप्त हो चुके हैं। इतना कहते ही चंदन ने अपनी तलवार राजा सूरज के आगे तान दी। तलवार से बिजली निकली और राजा सूरज देखते ही देखते राख में बदल गया। राजा सूरज के राख होते ही पूरा दरबार गूंज उठा। जय हो राजा चंदन की जय हो। यही हमारे अगले राजा हैं, राजाधिराज महाराज चंदन सिंह। मंत्री ने बड़े सम्मान से चंदन की पत्नी से कहा, आइए आइए महारानी, आइए आइए, महल में आपका स्वागत है, आइए आइए। तभी रंग बिरंगी किरणों से वही बूढ़ी औरत जादूगरनी प्रकट हो गई। कहा था ना मैंने, उस फल को खाने के बाद तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। इतना कहकर बूढ़ी औरत मुस्कुराई और वहां से विलीन हो गई। कुछ दिन बाद चंदन ने साहूकार लालाराम को बंदी बना लिया और हमेशा उसे कारागार में रहने की सजा सुनाई। भाग्य का साथी वही होता है जो सच्चाई और साहस के मार्ग पर चलता है, और यही चंदन की कहानी है।